हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट इज क्लासेस में। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने 2019 में जो आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर शिफ्ट 2 में उसका लेक्चर 1 देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। टोटल जो क्वेश्चन आए हुए थे उस टाइम में वो 19 क्वेश्चन आए थे उस टाइम में। तो हम लोगों को और 14 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, चलिए उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 2x + 3 रेशियो 5x + 4 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी आप इसमें क्या करेंगे, 2x + 3 और 3x + 4 का अनुपात 3:4 के अनुपात में दिया गया है, लेकिन त्रिगुणात्मक अनुपात है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए 2x + 3 बटे 5x + 4 अनुपात किसके बराबर है, 3:4 का त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक का मतलब हो गया क्यूब करना है आपको, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो 2x + 3 बटे 5x + 4 यहाँ पे आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2x से मल्टीप्लाई करिए, 64 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2x + 3 में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। इसी तरीके 27 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 5x + 4 में, यही होगा क्या, क्लियर हो रही बात। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8 2 छक 12 128x प्लस 64 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 3 छक 18 19 192 बराबर 27 का 5 से करिए, 5 सत्ते 35 5 दूने 10 3 13 यानी 135x प्लस 27 का 4 से करिए, 4 सत्ते 28 4 दूना 8 और 2 10 108। x के पक्ष को इधर ले आइए, 135x ज़्यादा है यानी इसको उधर ले जाइए, तो 135x माइनस 128x 192 इधर ही रहेगा। 108 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, -108। घटाइए इसमें, 12 में से 8 गए 4, यहाँ कितना बचा 18, 18 में से 10 गए 8 बराबर 15 में से 8 गए 7, यहाँ कितना बचा 12, 12 में 0 गए 12 गए 0 यानी 7x बराबर 84 आ गया। तो x का मान कितना आएगा 84 बटे 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 7 दूने 14 यानी x का मान आ गया 12। पूछा क्या गया है, x का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो x का मान अगर 12 है तो x का वर्ग का क्या मतलब, x² यानी 12 का स्क्वायर यानी कि 144। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें यह जानने की जरूरत थी कि त्रिगुणात्मक का मतलब क्या होता है। अगर कोई अनुपात दे रखा है लेकिन कहा जा रहा है त्रिगुणात्मक, इसका मतलब घन की बात कर रहा है, यानी अनुपात घन में है, क्यूब में है। तो हमने क्या किया, उसका क्यूब कर दिया। उसके बाद वही तरीका बेसिक, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x का मान निकाल लीजिए, और वर्ग बोला है तो उस संख्या का आप वर्ग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग नोट करिए। फिर इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुछ वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया है। इस प्रकार की वस्तुओं, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया था और दूसरी को अंकित मूल्य पर 10% हानि पर बेचा गया था। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, 2 प्रोडक्ट है जिनको क्या किया गया है, क्रय मूल्य से बढ़ाकर 25% मार्क प्राइस की गई है, जो मार्क प्राइस लिखा रहता है उस पर प्रोडक्ट पे। उसके बाद एक वस्तु पे उन्हें 20% लाभ मिल रहा है, दूसरे पे 10% हानि हो रही है। तो ओवरऑल कितना लाभ हो रहा है ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है।
तो पहले मान लो जो प्रोडक्ट था उसका कास्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, अगर 20% का लाभ हो रहा है तो पहले एक काम करिए, जो 25% अधिक पे कर रहा है तो 25% अधिक कीजिए। तो 25% अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, 5 में 1 बढ़ाएंगे यानी 6/5, यही होगा क्या, हो जाएगा। काटिए देखिए कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 20 यानी 120, 20 का 6 से गुणा करेंगे 120 आ जाएगा। गलत हो गया यार, मान लीजिए कि सीपी कितना हो जाएगा, 100। अगर सीपी 100 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 25% बढ़ा के लिख रहा है, इसका मतलब 100 का अगर 25% बढ़ा के लिखेंगे, 25% कितना होता है 1/4, तो 1/4 को अगर आप बढ़ा के लिखेंगे, 4 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 5/4। 25 से काटिए, 4 का 25 में काटेंगे 100 में 25 बार जाएगा, 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 125। इसका मतलब ये हुआ जो मार्क प्राइस उसने लिखी है वो कितनी है 125 रुपये। ये बात समझ में आ रही जो मैंने किया है 5/4, क्योंकि 25% 1/4 होता है और 4 में 1 बढ़ा करके तो 5/4 हो जाएगा। आप काटेंगे तो इतना आ जाएगा। पहले प्रोडक्ट को यानी पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है। तो 20% लाभ का क्या मतलब, देखिए 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो कितने में बेचा गया होगा, पहला प्रोडक्ट कितने का मार्क प्राइस था 125, और 20% लाभ पे 20% का प्रॉफिट कितना होता परसेंटेज 1/5, 5 में 1 बढ़ाएंगे यानी कि 6/5 हो जाएगा। अब 5 से कैंसिल आउट कीजिए, 5 दूना 10, 5 25 यानी 25 गुणे 6, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, यानी जो पहला प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 150 रुपये। ये बात क्लियर समझ में आ रही, क्योंकि 20% क्या कर रहा है प्रॉफिट ले रहा है वो। अगली बार क्या कह रहा है 10% लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 में 1 हानि हो रही है तो कितने में बेच रहा होगा वो। पहले प्रोडक्ट कितने का था मार्क प्राइस 125 था, उसमें 10 में से 1 घाटे बेच रहा है यानी 9/10 में। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे, पहले आप 9 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 पचे 45 हासिल 4, 9 दूना 18 और 4 22, 9 कम 9 2 11/10, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 112.5, यानी जो दूसरा वस्तु है यानी दूसरा प्रोडक्ट है वो कितने में बेचा जा रहा है 10% हानि के बाद 112 रुपया 50 पैसा। तो टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कास्ट प्राइस कितनी हो गई सीपी 100 रुपये का एक वस्तु थी तो 200, क्योंकि 2 वस्तु है, टोटल सीपी 200 होगी। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। SP1 कितना था 150 रुपया और ये कितना है 112.5, जोड़िए कितना आ जाएगा 0.5 तो आएगा, 2 और 0 का 2, 5 और 1 6, 1 1 2 यानी 262.5। ठीक है, तो 200 का सामान है 262.5 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से आप कास्ट प्राइस घटाइए तो यहाँ कितना निकलेगा 62.5। नीचे सीपी होता है, कोई भी चीज़ हम चेक करते हैं प्रॉफिट या लॉस तो किस पे चेक करते हैं, कास्ट प्राइस पे। तो नीचे 200 होगा क्योंकि 200 ही कास्ट प्राइस है, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2 दशमलव, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 31.25%, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि आप लोगों को सिर्फ इतना करना था, कोई भी वस्तु दे रखी है उसको सीपी मान लिया 100 और कह रहा है कि 25% बढ़ा करके मार्क प्राइस लिखा गया है। तो आप मार्क प्राइस में क्या करते,
100 को 25% बढ़ा के लिखते, 5/4 मैंने कर दिया, आ गया 125। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि अब जो पहला प्रोडक्ट हो 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। अगर 20% प्रॉफिट पे ये बेचा जा रहा है तो 125 का 20% बढ़ा के लिखना पड़ेगा मुझे, यानी 6/5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने में बेचा जा रहा है, 150 में। अगली बार जो दूसरा प्रोडक्ट है 10% लास्ट पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब 9/10 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10% होता है 1/10, 10 में से 1 कम होगा यानी 9/10। 125 गुणे 9/10 करेंगे तो कितने में बेचा जा रहा है, 112.5। दोनों सेलिंग प्राइस जोड़ लिया, कितना हो गया, दोनों की कास्ट प्राइस जोड़ लिया। टोटल देखिए आप, कास्ट प्राइस 200 है, सेलिंग प्राइस 262.5 है, घटा के कितना निकला 62.5। हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं कितने पे, 200 पे इंटू 100 परसेंटेज निकाल लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को बात क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों। नोट करो, अगला क्वेश्चन इसके बाद लिखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 10% की वार्षिक ब्याज पर 3 साल के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। 3 साल के लिए कोई अमाउंट है जो कि 10% की रेट पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर निकालना है। तो बेसिक एक बहुत अच्छा ट्री मेथड से लगाते हैं। तरीके तो बहुत हैं इसके, लेकिन ट्री मेथड बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे। 2000 रुपये है, इसका 10% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/10 कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना बना 200। अगली बार इसी 200 का जितना अमाउंट यहाँ पे 200 का कितना करेंगे 10% यानी 1/10, कितना बचेगा 20। अगली बार यही अमाउंट 20 का 10% यानी कि 1/10, कितना बचेगा 2। ये होता है मेथड। इसके बाद अगर ये 3 साल के लिए तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 3 3 1। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 और ये 2। क्लियर हो रही बात। ये जो 600 है ना, ये क्या है, यही तो 3 साल का साधारण ब्याज है। और ये टोटल जो आता है अमाउंट, अगर आप टोटल जोड़ेंगे 660 और 2 यानी 662, तो ये क्या होता है, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है 3 साल का। लेकिन ये जो 2 बचा है ना, ये बीच में 60 और 2 कितना हो गया, ये 62। ये क्या है, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, यानी इन दोनों का डिफरेंस। 3 साल में जो अंतर आएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, यही वैल्यू आएगी 60 और 2 62। क्योंकि ये जो मेथड होता है ना, यही तरीका होता है। ये 3 साल का जो ऊपर आता है वो साधारण ब्याज आता है, और टोटल जोड़ेंगे क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर जो होता है, ये बाकी जो बचा होता है वो अंतर कहलाता है। तो यानी 62 इसका अंतर आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही ट्रिकी मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है इस तरह से करने का। अगर इसमें साधारण ब्याज पूछ लेता तो देखिए आपको 600 रुपया हो रहा है, नॉर्मली 10% निकालते 600 रुपया निकल गया। अगर टोटल चक्रवृद्धि ब्याज पूछता, आप सारा जोड़ देते, 600 + 60 + 2 यानी 662 आ जाता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ चुका होगा ये मेथड कैसे लगाते हैं। बाकी अगर आप लोग को समझना है तो मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे समझिए। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आया था तो इसलिए समझा दिया अच्छे से। चलिए नोट करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, 3 पार्टनर X, Y और Z ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपये था, X का हिस्सा Z के मुकाबले 400 रुपये कम है और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपये कम है, तो X अनुपात Y अनुपात Z का लाभ साझेदारी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करना है, लाभ का अनुपात निकालना है X Y Z का। ठीक है, X अनुपात Y अनुपात Z। क्या कहा जा रहा है, कुल लाभ जो हो रहा है वो 3000 रुपये हो रहा है, लेकिन तुलना की जा रही किससे, Z से। देखो X का हिस्सा Z के मुकाबले 400 रुपये कम है। अब आपको मानना पड़ेगा, मान लीजिए आप Z का हिस्सा जो था A था, तो X का कितना हो जाएगा, Z के मुकाबले 400 कम यानी A - 400। ये बात क्लियर हो रही है क्या, क्लियर है।
y का हिस्सा z की तुलना में 200 रुपये कम है, z की तुलना में y का कितना 200 कम है, तो y माइनस 200, मतलब a माइनस 200 होगा ना। क्लियर हो रहा है? तो तीनों का अनुपात पता चल गया। और ये तीनों का जो अनुपात दे रखा है ना, ये क्या है, प्रॉफिट का है, क्या लाभ का ही तो अनुपात है ये। और टोटल लाभ कितना है 3000 रुपये के। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे और 3000 के बराबर कर देंगे। जोड़िए, a माइनस 400 प्लस a माइनस 200 प्लस a इज इक्वल टू 3000, यही होगा क्या। देखिए a 3 बार आया है तो 3a हो जाएगा, माइनस 400 माइनस 200 यानी माइनस 600, किसके बराबर होगा 3000 के बराबर। 600 उधर जाएगा तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 3000 प्लस 600, यानी कितना हो गया 3600, जो 3a के बराबर है। तो a का मान कितना आ गया, आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, यानी a का मान कितना आ गया 1200 आ गया। अब a का मान 1200 आ गया, हमें अनुपात निकालना तीनों के लाभ का, तो ले जाके मान पुट कर दीजिए इसमें। 1200 यहाँ रखेंगे तो अनुपात क्या निकलेगा, देखिए x अनुपात y अनुपात z। 1200 माइनस 400 कितना आ गया 800, 1200 माइनस 200 कितना आ गया 1000, यहाँ पे a दे रखा तो पूरा 1200। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है काटिए, देखिए 2 0 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या काट दीजिए। अब किसी का टेबल जा रहा है, 2 का जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, क्या अनुपात आ गया 4:5:6। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बहुत सिंपल था, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा कुछ में, क्योंकि z से कंपेयर कर रहा है और z की वैल्यू हमें पता नहीं है कि कितना हिस्सा उसका है, तो हमने इसीलिए a मान लिया, बाकी को उसी के अकॉर्डिंग कंपेयर करा दिया। और टोटल जो लाभ था वो 3000 के बराबर था, इससे हमें क्या माना, जो माना था वो पता चल गया। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो एक परिवार में कितने माता पिता हैं, 2 माता पिता हैं, और बच्चे कितने हैं 3 बच्चे हैं। माता पिता की औसत आयु कितनी है 36 वर्ष है, और बच्चों की जो औसत आयु दे रखी है वो 10 वर्ष है। ठीक है, माता पिता की औसत आयु 36 है, माता पिता कितने हैं 2, तो टोटल योग हो जाएगा 2 × 36 प्लस बच्चे कितने हैं 3, और उनका औसत कितना है 10, तो 3 × 10। टोटल डिवाइड करेंगे, औसत निकालते हैं, टोटल कितने थे 2 माता पिता हो गए, 3 बच्चे, टोटल कितने हो गए 5। ये परिवार का औसत आ जाएगा क्या 36 दूना 72 प्लस 3 × 10 30 हो जाएगा अपान 5। 30 और 72 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 0 2 यानी 7 3 10, 102/5। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूना 10, 2 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 5 चौक 20 यानी 20.4। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो फार्मूले पे था, कुछ था ही नहीं। संख्या जितनी टोटल जितने थे व्यक्तियों की संख्या उससे डिवाइड करना रहता है, ऊपर टोटल व्यक्तियों का योग जो सम आता है वो करते हैं। ठीक है, तो एक परिवार में 2 माता पिता थे, 2 × 36 कर दिया उनका औसत, तो टोटल योग आ गया उसका। अब 3 × 10 कर दिया क्योंकि 10 औसत था, 3 बच्चे थे, 5 से डिवाइड कर दिया। तो बहुत आसान था ये, नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, 18 वस्तुओं को 15 रुपये के औसत मूल्य पर बेचा जाता है। प्रत्येक 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपये था। यदि लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं हुई है, ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है, तो शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये वो वाला केस है जब लाभ नहीं हो रहा है ना ही हानि हो रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, क्या कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगी? बिल्कुल।
जितने में सामान आप ला रहे हो उतने में ही बेच रहे हो, तो यही हुआ ना, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखिए 18 वस्तुओं को 15 रुपये के औसत मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो कास्ट प्राइस क्या होगी उसकी, 18 वस्तुएं और 15 रुपये के औसत से बेचा जा रहा है, तो 18 गुणे 15। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, यदि प्रत्येक 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपये था, 12 रुपये का क्रय मूल्य अगर 16 रुपये था, तो 12 गुणे 16 ये उसका रेट हो जाएगा टोटल 12 वस्तुओं का। यदि लेन देन में कोई लाभ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो शेष 6 वस्तुओं में से, तो 12 वस्तुओं में 16 रुपया किया, तो 12 गुणे 16 तो 6 बचा। 6 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचा गया, आप मान लो x, तो 6 गुणे x। क्या ये दोनों चीज़ बराबर होगी? टोटल 18 वस्तु थी, 15 के औसत से बेचा जा रहा था, तो 18 गुणे 15 टोटल कास्ट हो गई। 12 वस्तु का 16 के औसत से, बाकी 6 वस्तु जो बची उसका क्या क्रय मूल्य होगा, हमने मान लिया x। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? इसी को सॉल्व कर लो, x का मान निकल जाएगा। देखिए 18 पंचे 90, 18 एकम 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, यानी 270। 12 छक 72 हासिल 7, 12 एकम 12 और 7 19, 192 प्लस 6x। 270 माइनस 192 किसके बराबर हो जाएगा, 6x के। 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 6, 16 में से 9 गए 7, तो 78 किसके बराबर हो जाएगा, 6x के। तो x का मान क्या आ गया, 78/6, 13, 6 कम 6 छात्रिक 18, x का मान 13 आ गया। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा था, x का मान ही पूछा जा रहा था ना, 6 वस्तु बची, उसका क्रय मूल्य नहीं पता था, हमने x मान लिया था, तो x का मान 13, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था, 13 रुपये था। 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 13 रुपये था। बात क्लियर हो रही है क्या आप लोगों को? इस तरह के केस में क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में यही होता है कि कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। उसके बाद आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है यदि सभी 3 मिलकर इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो कैसे लगाएंगे इसको, एलसीएम मेथड से हम लोग लगाते हैं इसको। एक कोई कार्य कर रहा है कितने दिनों में, 8 दिन में। वही कार्य बी कर रहा है, लेकिन कितना दिन लग रहा है उसे, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम, 24। अब क्या करेंगे, 8 का भाग लाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है क्या, आप लोग को मैंने चैप्टर पढ़ाया है, समझ में आ रहा होगा। ये टोटल वर्क है, ये क्या है, टाइम है, तो इफिशियंसी निकलेगी, क्षमता। तो 8 का डिवाइड करेंगे 24 में, तो कितना आ गया 3। 12 का 24 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। अब इसमें सी, तीसरा पर्सन आ गया, सी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है यदि सभी 3 मिलकर इसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब सी का पता नहीं है ना, सी की एफिशिएंसी पता है क्या, नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि x है। ये बात क्लियर हो रही है? हमें एफिशिएंसी उसकी नहीं पता, क्योंकि दिया नहीं ना कितने दिन में काम कर रहा है, वही निकालना है हमें। सी कितने दिन काम करेगा वही निकालना है, लेकिन तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में खत्म कर देने, ये पता है। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 + 2 + x, यही होगी क्या तीनों की एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता, यानी 5 + x, यही होगी। इस एफिशिएंसी से टोटल काम 24 था, करेंगे पूरा 24/5 + x की एफिशिएंसी से। और ये काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 3 दिन में, जब तीनों लोग कर रहे हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 24 बराबर 3 × 5 15 प्लस 3 × x 3x। 24 - 15 किसके बराबर होगा, 3x के। 24 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। 9 बराबर 3x, तो x का मान कितना आ गया, 9/3, यानी कि 3 आ गया। अब आप खुद बताइए मुझे, जब x का मान 3 है, यहाँ पे कितना आ गया 3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर एफिशिएंसी 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाए,
कि यहाँ पे 3, अगर मैं 8 रखूँगा तभी 8 का डिवाइड करेंगे 24 में, तभी तो ये 3 आएगा। इसका मतलब सी का मान कितना हो जाएगा 8, यानी सी कितने दिन काम करेगा 8 दिनों तक काम करेगा, तभी ये काम 3 दिन में कंप्लीट होगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एफिशिएंसी पता नहीं थी, हमने मान लिया सारी एफिशिएंसी क्योंकि तीनों लोग काम कर रहे थे, ये दिया था 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी पता चल गई। एफिशिएंसी अगर 3 है तो यहाँ पे 8 ही हो सकता है, क्योंकि 8 का 24 में डिवाइड करेंगे तभी 3 आएगा, यानी सी ने 8 दिन तक काम किया था। तो समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको चैप्टर क्लियर नहीं है, तो मैं जब चैप्टर पढ़ाऊँगा आप लोग वहाँ से क्लियर करिएगा। बाकी मैंने तो पढ़ा भी दिया है ऑफलाइन में, आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो, कंप्लीट करिए, आप लोग नोट करिए इसे। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, यात्रा पर जाने वाला एक पहले 120 किलोमीटर दूरी को, यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति, यहाँ पे लिखो एक व्यक्ति, पहले 120 किलोमीटर दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 12 किलोमीटर दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। यात्रा की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो आपको कुल दूरी तो दिख रही है, पहले 120 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, दूसरी बार 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, लेकिन समय नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, पहले समय निकालेंगे। ठीक है, तो समय कैसे निकालेंगे? देखिए 120 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से तय कर रहा है। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, DST। दूरी कितना तय कर रहा है? 120 किलोमीटर। किस स्पीड से? स्पीड से डिवाइड करिए 60 से, क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 बार जाएगा, यानी टाइम कितना आ गया? 2 घंटे में तय हो रही है ये दूरी। ये पहली दूरी तय की जा रही है, कितनी देर में हो रही है? 2 घंटे में। यही केस दूसरी वाले में देखिए, 12 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है 80 की स्पीड से। तो 12 किलोमीटर की दूरी 80 की स्पीड से, क्या टाइम निकलेगा दूसरा? अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 4 से काटिए, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 यानी 20, यानी 3/20 घंटे ये दूसरे का टाइम आ गया। ये बात क्लियर हो रही है? तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम पहले का कितना आया था? 2 घंटे। अगले कितना आया? 3/20। इसको कैलकुलेट कीजिए, 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूना 40 और 3 43/20 घंटे, यही आ रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? कुल दूरी, कुल दूरी आपको पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है? पहले 120 किलोमीटर थी, फिर 12 किलोमीटर थी, टोटल कितना हो गया? 132 किलोमीटर। यही हुआ क्या? हो गया। तो औसत चाल क्या है? एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है क्या? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है? यही है 132 किलोमीटर। कुल समय कितना आ गया? यहाँ लिखिए कुल समय 43/20। वहाँ बटे का बटा होगा तो 20 ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज़? आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, देखिए 1 0 तो आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनाई 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 26 और 40/43। अब ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन किस में दे रखा है? पॉइंट में दे रखा है, जो कि आएगा भी पॉइंट में, बात क्लियर है। लेकिन देखिए यहाँ 6 6 2 दे रखा है, एक 7 एक 6, या एक बार ट्राई करके देखिए, 6 बार जाएगा क्या? 6 3 18, 6 6 24 और 1 25, 7 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 बार जाएगा, ये कन्फर्म है। तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा, 6 बार जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 3 18, 6 4 24 और 1 25, 258 हो गया। 64 में से घटाइए कितना आ रहा? 14 में से 8 गए 6, तो 6 बचा, यहाँ पे एक 0 है, 60 बचेगा, यानी एक बार जरूर जाएगा क्योंकि 60 बचा हुआ। और ऐसा ऑप्शन में कहाँ दे रखा? ए में। इसका मतलब
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इससे ज़्यादा हमें नहीं दिमाग लगाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, क्योंकि टाइम हमें बचाना है। ठीक है, 61.39 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया औसत चाल। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है। औसत चाल का ही फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो आपने समय निकाल लिया, कुल दूरी आपको पहले से पता थी, आपने फार्मूले में रख दिया। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट कर लीजिए, अभी मैं इसके आगे अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो कारों की चालों का अनुपात 10:11 है, यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की चाल क्या है। तो कार जो दे रखी है दोनों, उनकी चालों का अनुपात दे रखा है, यानी स्पीड का अनुपात दे रखा है, कितना है 10:11। ठीक है, अगली बार क्या कह रहा है, यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, क्या यहां से आप निकाल सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या थी। बिल्कुल, क्योंकि 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, दूरी कितना है 500 किलोमीटर, कितने घंटे में 10 घंटे में, क्या निकलेगा चाल ही तो निकलेगी। क्यों, दूरी बटे समय, स्पीड बचेगी, कितना आ गया स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आ गई स्पीड किस कार की, पहली कार की, स्पीड 1। अगर पहली कार की स्पीड 50 है तो क्या यहाँ से हम बता सकते हैं 10:50 है, क्योंकि पहली कार की चाल का अनुपात यही तो है ना 10, दूसरी कार का 11। 10:50 तो 1 क्या हो जाएगा 5, तो हमें क्या निकल जाएगा दूसरी कार का 11 × 5 कितना आ गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बहुत आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का अनुपात दे रखा था चाल का। अब पहली स्पीड हमने निकाल ली पहले कार की और रेशियो से उसको सेटिस्फाई करा दिया, तो अगले का आराम से निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन बनाने के लिए ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक गोला है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एक बेलन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई भी धातु, कोई भी शेप का कोई भी धातु हो, दूसरे धातु में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ उसमें बराबर रहती है, आयतन उसमें हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए गोले का क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, कितना है 9 सेंटीमीटर। क्लियर, और जो कन्वर्ट कर रहे हैं हम बेलन में, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये दे रखा 3 सेंटीमीटर। और बेलन की कुछ ऊंचाई होगी, मान लिया h है, और यही पूछा जा रहा है कि बेलन की ऊंचाई बताइए। मुझे ये बताइए आप लोग कि गोले का आयतन क्या होगा। गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा 4/3 पाई r³, यही होता है। क्लियर, बराबर किसके होगा, बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन क्या होता है पाई r²h। इसको मैंने स्मॉल r से डिनोट कर दिया, इसको मैंने कैपिटल R से। पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया। अब r की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि गिवन है, h का मान आपको पता चल जाएगा 4/3। यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू क्या है 9/3 बराबर, यहाँ पे कैपिटल R का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर इंटू h। देखिए 4/3, 9 को आप क्या करिए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इंटू h। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 9 से तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से देखिए 9 कैंसिल आउट हो जाएगा,
क्या बचा, 4 तिहाई 12 इंटू 9 यानी 12 नवैया 108। तो हाइट कितनी आ गई, 108 सेंटीमीटर। यही उसकी बेलन की हाइट हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या रहता है, हमेशा वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, वॉल्यूम बराबर जब होगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ फार्मूले में पुट करना है वैल्यू, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नोट करिए आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी, तो आप कैसे निकालेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी जो कि 6 से विभाज्य हो। तो पहले 4 अंकों की छोटी सबसे कौन सी संख्या हो सकती है वो लिखिए, 1 2 3 4, 1000। इसको डिवाइड करके देखिए 6 से डिवाइड कीजिए। चलिए 6 कम 6 कितना बचेगा, 4, 0 उतारा, छतवक 36 बचा 4, फिर 0 उतारा, फिर 6 बार जाएगा 36, 4 बचा। अब छोटी से छोटी संख्या में अगर हम 4 इसमें घटा देंगे तो ये 2 अंक की बन जाएगी, मतलब ये 3 अंक की हो जाएगी। हमें 4 अंक की चाहिए, यानी 6 में से 4 घटाइए, यानी 2 और अगर होता है यहाँ पे तो 6 से ये डिवाइड हो जाता। इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, जो भी संख्या होगी उसमें आप 2 ऐड कर दीजिए इसमें। तो 1000 जो आपने माना था, अंदाज़ा लगा रहे थे, उसमें 2 और ऐड कीजिए तो 1002 वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो 6 से डिवाइड होगी। तो यह बात क्लियर हो रही है क्या, 1002 मिल गया हमें जो 6 से डिवाइड होता है। अगला क्या कहा जा रहा है, इसके अंकों का योग। तो अंकों का योग 2 और 1 3 हो जाएगा, उसको बाद में देखेंगे। अगला क्या कहा जा रहा है, 11 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो फिर वही काम करना हमें, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, और आप इसको डिवाइड कीजिए 11 से। देखिए 11 9 99, क्या बचेगा 1। यहाँ पे आपने एक 0 बढ़ाया, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि टेबल में जाएगा नहीं। एक और 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब एक 0 यहाँ आएगा। 11 का टेबल फिर से पढ़ेंगे 100 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। यहाँ पे कितना बच गया फिर 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 है, 10 और होता तो 11 से टेबल चला जाता। तो इसका मतलब 11 माइनस 1 कितना जोड़ना ये पता चलता है, आप इसमें से घटा दीजिए। 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा, यानी 10 और जोड़ देंगे अगर ये, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो हो जाएगी जो 11 से विभाजित होती है। तो वो संख्या क्या मिल जाएगी, 10,000 आपके पास पहले था, उसमें आप कितना जोड़िए, 10 की कमी थी, तो कितना हो जाएगा वो 10,010। ये संख्या मिल गई आपकी जो 11 से विभाज्य होगी। ठीक, बात क्लियर आ रही समझ में। ये जो 1 बचा है, अगर ये कहता कि 4 अंकों की, ये 5 है, 4 अंकों की कहता बड़ी से बड़ी, 1 घटाने का मतलब समझ रहे हैं आप। यहाँ मैंने कैसे निकाला कि 10 आया, जिससे आप भाग लगा रहे हैं उसी में से शेषफल घटा दीजिए, जितने की कमी हो पता चल जाता है। या आप वैसे भी जान सकते हैं, इसमें 10 और बढ़ाएंगे तभी 11 बनेगा और 11 से तभी डिवाइड होगा। ठीक है, सब बात समझ में आ रही है। तो 10 इसमें और जोड़ेंगे तो ये संख्या मिल जाएगी। अब देखिए इनके अंकों का योग करिए, कितना आएगा, 3 आएगा। इनके अंकों का योग करिए तो कितना आ जाएगा, 2। तो 3 और 2 इनके अंकों का योग का गुणनफल निकालना है। तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस मेथड से आप पता लगा सकते हैं वो संख्या क्या होगी और उसके अंकों का योग करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। मैंने इस तरह क्वेश्चन बताया भी पहले। जब भी ये कहे कि 5 अंकों की या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमेशा 9 डिजिट ही होगा, 9 बार बार लेना है। और अगर छोटी संख्या बोले तो 1 के बाद 0 0 हमें बढ़ाना है। तो इसका मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी,
9 9 9 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5, 99,999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4, यानी कि 1000। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, अंतर निकालेंगे। 9 में से 0 जाएगा 9, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ पे 9 बचेगा, यानी 98,999। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल हम लोगों ने लगाया क्वेश्चन मैथ का। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा मुझे। और पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा है, 27 जनवरी 2019 का पेपर शिफ्ट फर्स्ट का मैंने 2 लेक्चर मैंने डाला उसका प्रीवियस ईयर का, वो आप लोग जाकर देखिए। और इसका जो 5 क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट भी अगर नहीं देखा है वो जाकर आप लोग देखिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और चैप्टर वाइज जो मेरा चल रहा है वहाँ पे मैथ का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मैंने शुरू किया है। जिसको भी दिक्कत हो उस चैप्टर में वहाँ पे जाके पढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।